Thanks for joining in. Our today's video is basically for the professionals who actually meet the eligibility criteria for Canada's skill-based immigration. First of all, हम लोग current situation की बात कर लेते हैं कि बहुत से लोग हैं जो कि कनाडा की skill-based immigration में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है और वो लोग वेटिंग में हैं या जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कनाडा के अंदर हैं, मिसाल डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर। मिसाल के तौर पे कुछ लोग स्टडी वीजा पे वहां पर गए और वो लोग क्यू में हैं। इसी तरह से कुछ लोग हैं जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे वहां पर सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वर्क परमिट पे कनाडा में गए और नाउ दे आर सीकिंग फॉर पीआर सॉल्यूशंस और दे आर वेटिंग फॉर देयर क्यू। इसी तरह से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि विजिट वीजा पे वहां गए और उन्होंने दे ट्राई टू मेक द चेंज ऑफ स्टेटस सो दैट दे गेट एलिजिबल फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी। अच्छा, दूसरे ऐसे लोग हैं जो कि ऑफशोर हैं, यानी मुख्तलिफ मुल्कों में बैठे हुए हैं और दे आर एस्पायरिंग फॉर द कनाडा स्किल बेस्ड इमिग्रेशन। एक चीज आप अंडरस्टैंड कीजिए कि कनाडा का जो स्किल बेस्ड इमिग्रेशन है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। पॉइंट्स किस किस चीज के हैं? बेसिकली आपकी एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के। इसके अलावा भी कुछ ऐसे उसमें फैक्टर्स हैं जो कि आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कनाडा गवर्नमेंट ये चाहती है कि सबसे पहले जो लोग ऑनशोर हैं, वहां पर जो रह रहे हैं, किसी न किसी कैटेगरी में वहां पर पहुंच चुके हैं, उनको सबसे पहले सेटल किया जाए। मैं आपको मिसाल देता हूं पोर्चुगल की। पोर्चुगल में उन्होंने समझा कि कुछ 4 लाख के आसपास लोग हैं, लेकिन जब उन्होंने डीपली इसको कैलकुलेट किया तो दे फिगर्ड आउट कि कोई मिलियन से ज्यादा लोग हैं जिनको उन्होंने रेगुलराइज करना है। तो उन्होंने एक AIMA के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका काम ये था कि जितने भी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं उनको रेगुलराइज किया जाए या मुख्तलिफ कैटेगरीज में उनको प्रोसेस करके परमानेंट रेजिडेंसी जो लोग जाहिर है सीख कर रहे हैं या सिटीजनशिप सीख कर रहे हैं उस तक उनको एक पाथवे दे दिया जाए। इसी तरह से आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे ऑनशोर लोग हैं। सबसे पहले वो उनको रेगुलराइज कर रहे हैं, उसके बाद जो लोग बाहर बैठे हुए उनकी बारी है। अनलेस के किसी इंडिविजुअल के इतने पॉइंट्स हो मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से कि वो ऑनशोर जो लोग हैं उनसे भी ज्यादा उसके पॉइंट्स हो जाएं, तो फिर वो एलिजिबल हो जाते हैं उस मुल्क में माइग्रेट करने के लिए और परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई कनाडा? इस कनाडा इसलिए कि कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी और बेशुमार रिसोर्सेज हैं। उनकी आबादी बहुत कम है, कुछ 4 करोड़ के आसपास है, और जब आप पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं तो यू फाइंड आउट कि जी एक बड़ा खुशहाल मुल्क है। तो कनाडा की जो स्किल बेस्ड इमिग्रेशन है वो 2 तरह से हम उसको मेजर कर सकते हैं। एक तो फेडरल लेवल पे है जिसमें फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम है। इसी तरह से प्रोविंशियल लेवल के जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं मुख्तलिफ प्रोविंसेस के, उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो में आगे जाके हम आपसे लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन शेयर करने जा रहे हैं। तो कनाडा भी उन्हीं लोगों पे एम्फसाइज करता है जिनकी एक्चुअली कनाडा को जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स की लिस्ट आपसे एक शेयर करने जा रहे हैं। आप इस लिस्ट को गौर से देखिए और जो लोग इस लिस्ट के मुताबिक क्वालिफाई करते हैं कनाडा की स्किल बेस्ड इमिग्रेशन के लिए, उनको इस लिस्ट को फॉलो करते हुए अप्लाई करना चाहिए। सिमिलरली जो स्टैम्प कैटेगरी के लोग हैं वो भी एलिजिबल हैं कनाडा की स्किल बेस्ड इमिग्रेशन के लिए, उनको भी इस लिस्ट के मुताबिक अप्लाई करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लोग मुख्तलिफ ट्रेड्स में हैं यानी स्किल्ड हैं और डिप्लोमा होल्डर्स हैं, वो लोग भी एलिजिबल हैं, और वो अगर अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बेहतर कर लेते हैं तो उनको भी अप्लाई करना चाहिए, और ये लिस्ट है जिसके मुताबिक ये सब लोग एलिजिबल हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एप्लीकेशन फाइल करने का तरीकाकार क्या है स्किल बेस्ड इमिग्रेशन में। तो सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंड करते हैं कि ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम में हर चीज़ के अपने पॉइंट्स हैं, जैसे एज के अपने पॉइंट्स हैं, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के। अगर आपके कोई ब्लड रिलेटिव हैं कनाडा में, उनके भी आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसी तरह से कुछ और पैरामीटर्स हैं जिनके आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई वर्क परमिट अरेंज कर लेते हैं कनाडा से किसी एम्प्लॉयर की तरफ से। इसी तरह से अगर फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का आपके पास सर्टिफिकेट है, आपको यानी फ्रांसोफोन फ्रेंच लैंग्वेज आती है, तो उसके पॉइंट्स आपकी एप्लीकेशन में ऐड हो जाते हैं, जिससे आपका प्रोफाइल बहुत बेहतर हो जाता है और आप थ्रेशोल्ड को मीट कर जाते हैं, जिससे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ज़्यादा बेहतर तरीके से मीट कर जाते हैं। तो इसका एप्लीकेशन फाइल करने का तरीकाकार IRCC की वेबसाइट पे जाइए। सबसे पहले आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर लीजिए। डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने का मतलब ये है कि आपके पास जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपकी डिग्रीज हैं, वो आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है या 18 ईयर्स है या उससे ज़्यादा है। जैसे
एमफिल या पीएचडी वटेवर, तो सबसे पहले आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी है वहाँ से आप अटेस्टेशन उसकी करवाएंगे। लोकल अटेस्टेशन करवाने के बाद जो एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स क्रेडेंशियल्स हैं वो उनकी असेसमेंट करवा ली जाती है कनाडा से, जो भी असेसिंग बॉडी होती है। असेसिंग बॉडी से क्रेडेंशियल्स असेस करवाने के बाद आपको वो इक्विवेलेंसी दे देते हैं कि आपकी एजुकेशन कितने साल की बनती है। जब आप अपनी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट करा रहे होते हैं तो इन द मीन वाइल आप आइल्ट्स के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। उसमें आपके पास 2 से 3 महीने का टाइम होता है जिसमें आप सफिशेंटली आइल्ट्स या पीटी या दूसरे जो अवेलेबल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को कोर्सेज हैं वो आप कर लेते हैं, ताकि आपका ये जो यहाँ से जो सारी चीज़ें हैं इस एंड से वो रेडी हो जाएं। डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने के बाद आप IRCC की वेबसाइट पे जब अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप कनाडा के जो इमिग्रेशन का पूल है उसमें आ जाते हैं। पूल में आने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले तो एलिजिबल थे, आपके डॉक्यूमेंटेशन लोकली असेस हुए, उसके बाद कनाडा की जो असेसिंग बॉडी है वहाँ से असेस हुए, उसके बाद आपने प्रोफाइल क्रिएट किया, आप कनाडा के जो असेसिंग पूल है जो उसमें आगे पूल में आने के बाद अगला स्टेप ये होता है कि आप इन्विटेशन टू अप्लाई यानी ITA का वेट कर रहे होते हैं। और ITA जो है वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है, आपके पॉइंट्स कितने अच्छे बनते हैं, जिसकी बेस पे आपको इन्विटेशन आ जाता है कनाडा की तरफ से। तो ITA आने के बाद आप PR की एप्लीकेशन फाइल करते हैं। और एक चीज़ कंफर्म है कि आप ये जो PR है ये विद फैमिली ही होती है। फैमिली का मतलब ये है कि हस्बैंड, वाइफ और बच्चे जो हैं वो एक्चुअली 21-22 साल से कम उनकी एज होनी चाहिए, जो कि यूजुअली जो लोग स्किल्ड बेस्ड इमिग्रेशन के होते हैं आमतौर पर इनकी जो एज ब्रैकेट होती है वो हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि 22, 23, 24, 25 साल से स्टार्ट होके वो लोग 35, 36 ईयर्स तक की एज एक बड़ी आइडियल ब्रैकेट है। जब आप उससे ज़्यादा एज में चले जाते हैं तो फिर जाहिर है कि आप पॉइंट्स लूज करना शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपके चांसेस कम होते हैं ITA आने के। तो PR के अप्रूवल के बाद आप वीज़ा प्रोसेस में जाते हैं और उसके बाद आप ट्रैवलिंग फेज में आ जाते हैं। एक बहुत अहम एडवाइस जो इमिग्रेशन डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो ये है कि कभी भी शॉर्टकट्स के पीछे ना भागें। हमारे प्रॉब्लम ये है हमारे मुल्क में कि लोग शॉर्टकट्स के चक्कर में होते हैं कि बस ओवरनाइट रातों रात कुछ ना कुछ हो जाए और वो वहाँ पर जाके। देखिए, एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हम लोग एक फर्स्ट वर्ल्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक थर्ड वर्ल्ड से उठ के, जिसकी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हैं। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आपके बहुत सारी ऐसी उन्होंने क्राइटेरिया ऐसा बनाया हुआ है कि उस क्राइटेरिया को जब तक आप मीट नहीं करेंगे आप उस मुल्क में क्वालिफाई करके ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ा सा बहुत तदब्बर के साथ, बहुत अटेंशन के साथ, बहुत एहतियात के साथ ये सारे प्रोसेस को करना होता है। वी अंडरस्टैंड के और वी एनकरेज के जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो लोग एलिजिबल हैं, वो खुद ब खुद ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। और हम अप्रिशिएट करते हैं कि जो लोग खुद प्रोसेस करते हैं और वो सारा प्रोसेस एंड तक पहुंच जाता है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों को कंसल्टेंट्स की ज़रूरत होती है। बल्कि आई वुड से कि जब आप एक कंसल्टेंसी की सर्विसेज लेते हैं और ख़ासतौर पे जो रेगुलेटेड या लाइसेंस प्रैक्टिशनर होते हैं IRCC की तरफ से, जब आप उनकी खिदमत लेते हैं तो आपके एप्लीकेशन अप्रूवल के चांसेस समहाउ बढ़ते हैं। इसकी वजह यह है कि वो एक तो बहुत केयरफुली वो एप्लीकेशन फाइल कर रहे होते हैं और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि एप्लीकेंट को नहीं पता होता, लेकिन एक IRCC के जो रेगुलेटेड प्रैक्टिशनर हैं उनको आइडिया होता है उन चीज़ों का। एक तो यूजुअली लोग जब अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं, अगर वो फर्ज करें फेडरल लेवल पे कर रहे हैं या प्रोविंशियल लेवल पे कर रहे हैं, तो वो लिमिटेड स्केल पे उस एप्लीकेशन को फाइल कर रहे होते हैं। एक कंसल्टेंट को उसके बियॉन्ड चीज़ों का पता होता है कि कौन कौन से ऐसे प्रोविंसेस हैं जहाँ पर इस वक्त एप्लीकेशन लॉक करने के चांसेस हैं और उसके अप्रूवल के चांसेस भी हैं। तो इसलिए हम अक्रॉस द बोर्ड एक तो एप्लीकेशन फाइल करते हैं जिसमें आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हम हमेशा इनकरेज करते हैं कि आप जब भी एप्लीकेशन फाइल करें, जो भी आपका ओरिजिनल प्रोफाइल है उसके साथ जाएं। कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने की ज़रूरत नहीं, कोई फेक एक्सपीरियंस लेटर बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब कोई ऐसी फोर्ज या फेक डॉक्यूमेंट लगाया जाता है तो उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन के चांसेस होते हैं।
मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आप 5 इयर्स या उससे ज़्यादा अरसे के लिए बैन हो सकते हैं। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि ट्रांसपेरेंटली जो आपका प्रोफाइल है उसके मुताबिक जाएं। अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे तो आप कोई और कैटेगरी ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आप स्किल बेस्ड इमिग्रेशन की तरफ ही जा रहे हो। देयर आर अदर वेज जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइस, के एक 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस, बहुत सारे लोगों ने ये लफ्ज़ सुना होगा। बेसिकली 5 ऐसे मुल्क हैं जो कि अपने जो इंटेलिजेंस या डेटा शेयर करते हैं। उनमें से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऑन वन साइड, इसी तरह से यूनाइटेड किंगडम, फिर कनाडा और यूएसए। आपने फर्ज करें कि कनाडा में अपना प्रोफाइल क्रिएट किया, अपनी सारी इंफॉर्मेशन आपने वहाँ पर दे दी और कल को आप किसी और मुल्क के लिए अप्लाई करते हैं और थोड़ी बहुत उसमें रद्दोबदल कर देते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं प्रोफाइल को, अपना एक्सपीरियंस चेंज कर देते हैं, तो दैट मीन्स के वो दैट कुड बी ए मिसरिप्रेजेंटेशन चांस। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ट्रांसपेरेंटली जो आपका प्रोफाइल है उसके साथ जाएं और कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। देयर आर गुड चांसेस कि आपको वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसमें यही चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि समटाइम्स जब आप किसी कंसल्टेंसी के साथ जा रहे होते हैं और क्वालिफाइड और लेजिट किस्म की कंसल्टेंसी के साथ, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एप्लीकेशन अप्रूवल के। तो गाइस, आप इमिग्रेशन डिस्ट्रिक्ट की टीम से रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास एक टीम ऑफ प्रोफेशनल्स है जो कि आपके प्रोफाइल को 360 डिग्री असेस करती है और आपके फैमिली को एक्चुअली असेस करती है और आपको जो बेस्ट अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। आप उनमें से कोई ऐसा सॉल्यूशन जो कि आपकी फैमिली को सूट करता है वो अडॉप्ट कीजिए और प्रोसेस में आप चले जाइए। तो यू हैव आवर नंबर्स, यू कैन कॉन्टेक्ट अस विद कॉन्फिडेंस। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।